Morning, girls. Today we will start the next chapter, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। जैसे कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर एवरेस्ट पर चढ़ाई का वर्णन किया गया है। यह वर्णन बचेंद्री पाल, जो पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की है, उनके ऊपर है और यह पाठ उन्होंने स्वयं अपनी लेखनी से लिखा है। तो आइए जानते हैं उनका जीवन परिचय। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी। इनके पिता आर्थिक रूप से कमजोर थे और इसलिए उन्होंने बचेंद्री को 8वीं से आगे पढ़ाई न करने की सलाह दी, लेकिन बचेंद्री की एकाग्रशीलता, उसकी लगन ने उसे आगे पढ़ने के लिए उत्साहित किया। उसने सिलाई और कढ़ाई का काम किया, पैसे कमाए और आगे की पढ़ाई की। क्लास 10वीं के बाद उनके प्रिंसिपल ने उसे और आगे पढ़ाने के लिए उनके पिता को राजी कर लिया। फिर उन्होंने संस्कृत में एमए किया और पीएचडी किया। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। तो आइए जानते हैं बचेंद्री पाल के बारे में। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई पहाड़ पर चढ़ता तो उसे वह देखकर बहुत अच्छा लगता। वह भी पहाड़ों पर चढ़ना चाहती थी, वह भी पर्वतारोही बनना चाहती थी, लेकिन बड़ा भाई उसे रोकता था और छोटे भाई को पहाड़ों पर चढ़ने के लिए वह उत्साहित करता था। यह देखकर बचेंद्री को बहुत दुख होता था कि जो कार्य भाई कर सकता है वह बहन क्यों नहीं कर सकती। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में ही पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने ऊंचाई वाले गांव में बिताता और कुछ महीने पहाड़ के नीचे वाले गांव में बिताता। तो जब वे पहाड़ के नीचे वाले गांव में रहते तो बचेंद्री को स्कूल जाने के लिए 5-6 मील पहाड़ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता और उसी दिन नीचे उतरना भी पड़ता। तो बचेंद्री की पढ़ाई भी पूरी हो रही थी और उसकी पर्वतारोहण की जो अभ्यास था वह भी चल रहा था। इधर बचेंद्री ने पढ़ाई पूरी की और इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान में शामिल हो गई। इस ट्रेनिंग के दौरान उसने अच्छा प्रदर्शन किया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक यात्रा का वर्णन स्वयं किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह रोमांचित करने वाला जो विवरण है, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम ही बचेंद्री के साथ एक एक कदम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। उन सभी खतरों को भी हम महसूस करेंगे जो बचेंद्री ने सहन किए हैं। Then now we'll start the chapter. एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान का दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। ये वाला जो अभियान दल था इसमें बचेंद्री पाल थी। 7 मार्च को वे कहाँ गए? दिल्ली से काठमांडू। उनका अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पर पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पर्वतारोहण होता है उसमें कैंप लगाए जाते हैं। सबसे नीचे होता है बेस कैंप, फिर कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, तो ऐसे कैंप लगे रहते हैं। तो ये जो दल था, क्योंकि ये नए लोग थे और इसलिए एक मजबूत अग्रिम दल इनके पहले पहुंच गया था, ताकि वे उनके लिए सभी कैंप लगा सके और जो दुर्गम रास्ता है उसको सरल बना सके। नमसे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। लेखिका ने जब
शेरपा लैंड पहुंची तो उन्होंने वहां पर नमसे बाजार से एवरेस्ट को सबसे पहले देखा था। उन नमचे बाजार के बारे में बतलाया गया है कि अधिकांश शेरपा इसी स्थान के होते हैं। शेरपा यानी जो शरीर से बहुत मजबूत और बहुत बहादुर लोग होते हैं, जिन्हें हम शेरपा कहते हैं, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड के लिए अक्सर रखा जाता है। तो ये जो शेरपा होते हैं ये इसी स्थान के होते हैं, शेरपा लैंड। यह नमसे बाजार ही था जहां से सबसे पहले लेखिका ने एवरेस्ट को देखा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाली एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। और लेखिका को भी यह नाम बहुत पसंद आया। एवरेस्ट की तरफ जब लेखिका ने गौर से देखा तो उन्हें एक बहुत भारी बर्फ का बड़ा फूल दिखाई दिया, जिसे कहा जाता है प्लूम, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज की आकृति का दिखाई दे रहा था। यानी जब उन्होंने शेरपा लैंड से नीचे से नमसे बाजार से जब देखा उन्होंने एवरेस्ट को ध्यान से, तो उन्हें एक बहुत बड़ा फ्लैग, एक बहुत बड़ा झंडा दिखाई दिया। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो आसपास के लोगों ने बताया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक तेज हवाओं के चलने से बनता है। क्योंकि जब हवाएं तेज चलती हैं तो बर्फ उड़ती है, और बर्फ के उड़ने के कारण एक आकृति का निर्माण हो जाता है, जो ध्वज के समान, एक लहराते हुए ध्वज के समान दिखाई देती है। यह आकृति इतनी बड़ी होती है कि नमचे बाजार यानी नीचे से हम उस आकृति को देख सकते हैं। तो वहां के लोगों ने बताया कि ये जो बर्फ का ध्वज है ये 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। चिल्ड्रन, दिस इज वेरी, ये बहुत बड़ा वो है डिस्टेंस, कि 10 किलोमीटर बहुत बड़ा, इतना बड़ा झंडा, इसलिए वो नीचे से दिखाई दे रहा है। या फिर इससे भी लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन तूफानी हवाओं का सामना करना ही पड़ता है, और विशेषकर खराब मौसम में यह कई बार जानलेवा भी होता है। यह मुझे डराने के लिए काफी था। यानी लेखिका नमसे बाजार से ही उनके अंदर एक डर पैदा हो गया, लेकिन फिर भी वह एवरेस्ट के प्रति इतनी विचित्र रूप से आकर्षित थी कि उन्होंने अपने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विचार नहीं छोड़ा। आगे लेखिका ने लिखा है कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे तो हमें हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। यानी जैसे जैसे वे आगे बढ़ रही हैं उन्हें एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। खुम्बो हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में बाईं तरफ से सीधी पहाड़ी के धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे गिर गई, और ये जो शेरपा कुली है इसकी मृत्यु हो गई। चिल्ड्रन, ये जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वास्तव में ये बहुत नाजुक होते हैं। कई बार तो बर्फ बहुत कड़ी होती है, लेकिन कई बार बर्फ बिल्कुल भुरभुरी होती है कि उसमें आपने पैर रखा और पैर पूरा अंदर धंस जाएगा। तो ये जो बर्फ के पहाड़ दिखते हैं, यदि इसमें थोड़ी सी भी हलचल हो जाए, कई बार तो जोर से यदि कोई आवाज चिल्ला दे, आवाज करे, तो उस आवाज की कंपन से ही बर्फ हिल जाती है और जो चट्टानें धसकना शुरू हो जाती हैं, और यह घातक और जानलेवा भी होता है। तो इसी का शिकार एक शेरपा कुली हो गया। एक बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई और 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान के सभी सदस्यों के चेहरे पर छाई उदासी और अवसाद, अवसाद यानी होता है दुख, छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना होगा। इन्हें जब देखा कर्नल ने कि ये जो अभियान दल के सारे लोग बड़े दुखी हो गए हैं, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि एवरेस्ट पर ये जो चढ़ाई का महान अभियान है ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत श्रेष्ठ और बहुत खतरनाक चीज है। कई बार हमें मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकारना होगा। जैसे कि जो व्यक्ति अभी तक हमारे साथ चल रहा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो हमें घबराना नहीं है, दुखी होना नहीं है, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। यदि हमारा ऐसा दृढ़ निश्चय रहा तभी हम एवरेस्ट को फतह कर सकते हैं। तो यह सभी के अंदर होना चाहिए।
उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। इन्हें जो अग्रिम दल था, जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था कि उन्होंने अपने सारे काम कर दिए। उनका जो नेता था, उपनेता था प्रेमचंद, उसने सारे कार्य किए और 26 मार्च को वो वापस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बाधा खुम्ब हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। यानी जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की, सबसे पहली बाधा कौन सी थी? तो खुम्बु हिमपात की। एक जगह का नाम है खुम्बु, उस पर बहुत भारी हिमपात हुआ था। तो उन्होंने उस खतरे के बारे में उनसे बातचीत की और कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर लगा है, जो हिमपात से ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया। यानी कैंप 1 उन्होंने लगा दिया है 6000 मीटर पर, और वहां तक की जितनी भी कठिनाई थी उन्होंने उसको दूर कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना दिए गए हैं, रस्सियां बांध दी गई हैं, झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है, क्योंकि सफेद बर्फ में कहाँ से जाना है, इसके लिए झंडियां लगाई जाती हैं और जो आने वाले पर्वतारोहियों को रास्ता दिखाया जाता है। सबसे बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है और उन्होंने यह भी बताया कि इतने सारे जो काम हमने किए हैं, और यदि लगातार हिमपात होता रहा तो ग्लेशियर, जो बर्फ की नदी होती है, उसमें यदि हलचल पैदा हो जाए, क्योंकि बर्फ ज्यादा गिर गई और उसके वजन के कारण यदि ग्लेशियर थोड़ा बहुत भी हिल गई, तो अभी तक हमने जितने कार्य किए हैं वे सब दोबारा करने पड़ सकते हैं। कि अभी तक उन्होंने जो रास्ता साफ किया है, यदि ग्लेशियर में हलचल हो गई तो फिर से बड़े बड़े पहाड़ गिर जाएंगे बर्फ के, और फिर उनका जो रास्ता है वह कठिनाइयों से भर जाएगा। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। लेखिका ने कहा कि जब हम बेस कैंप भी नहीं पहुंचे थे तो उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिली कि जलवायु ठीक न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई, और निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। इन्हें पहले तो एक शेरपा की मृत्यु, अब दूसरी रसोई सहायक की मृत्यु। पहले ही वे घबराए थे, अभी तो वे बिल्कुल भी आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। इन्हें उनके अंदर बहुत ज्यादा भय उत्पन्न हो रहा था। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, नमसे बाजार से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन जब मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा तो भौचक्की रह गई। चिल्ड्रन, दूर से पर्वतों को देखना बहुत सुखद लगता है, लेकिन उसी पर्वत के ठीक नीचे तराई पर खड़े होकर ऊपर देखना, तो ये पर्वत की विकरालता, भयावहता को दिखाता है। तो लेखिका ने भी नमसे बाजार से देखा था पहले एवरेस्ट को, तो उन्हें बहुत सुंदर लगा था, लेकिन जब बेस कैंप पर पहुंची और उन्होंने आगे उस भयानक, विकराल, विशाल पर्वत को देखा तो वे भौचक्की रह गए। एवरेस्ट लोत्से नुत्से की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, और जो ग्लेशियर वहां से एवरेस्ट तक जा रही थी, लोत्से नुत्से, ये सारे जगहों के नाम, पहाड़ियों के नाम है। तो उसमें जो बर्फीली नदी बह रही थी उसको उन्होंने बेस कैंप से देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना है। ये हिमपात की डेफिनेशन समझ लो कि व्हाट इज हिमपात, कि बर्फ का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात होता है। लेखिका को यह बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल पैदा हो जाती है, क्योंकि हिमपात ज्यादा हो जाता है तो जो बर्फ की नदी होती है ग्लेशियर, उसमें हलचल पैदा हो जाती है, वो भी थोड़ी आगे सरक जाती है, और जैसे ही उसमें हलचल हुई तो बहुत बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें, बर्फ के पूरे 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 पहाड़ नीचे गिर जाते हैं और प्रायः खतरनाक स्थिति तैयार हो जाती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। और ग्लेशियर में हलचल हुई, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें गिर जाएंगी कई बार तो, और कई बार ऐसा होता है कि जहां हम खड़े हैं उसी जगह पे एक दरार पैदा हो जाती है, दरार बन जाती है, और ये दरार इतनी चौड़ी हो जाती है कि एक बहुत गहरा और चौड़ा बर्फ का गड्ढा बन जाता है। हिमविदर यानी बर्फ का गड्ढा, कि जहां पर हम खड़े हैं अचानक वहां पे एक दरार हो गई, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और बर्फ में हमारी समाधि हो गई। तो ये मात्र भी
ख्याल मात्र भी बहुत डरावना था लेखिका के लिए। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी जो उन्हें दी गई थी कि ये जो हिमपात है प्रतिदिन लगभग 1 दर्जन आरोहियों को छूता रहेगा यानी किसी न किसी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो यह लेखिका के लिए और भी ज्यादा डराने वाली बात थी। फॉलोड इट। चिल्ड्रन यू हैव टू, एक एक लाइन आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल जरूरी नहीं कि पीछे जो दिए हैं 8-10 क्वेश्चन वे ही आएंगे। इन पैराग्राफ में 20 से भी क्वेश्चंस फॉर्म करके आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, राइट। दूसरे दिन आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। जब दूसरे दिन उन्होंने चढ़ाई की तो जो उन्हें सामान ढोना था अपनी पीठ पर, उन्होंने आधे रास्ते तक उसे ले गए। फिर डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों तथा रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के द्वारा की गई अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी। चिल्ड्रन, दिस इज द क्वेश्चन एट द बैक कि डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें क्या क्या सिखाया, और आंसर यही हो जाएगा कि उन्होंने ये सिखाया कि एल्यूमिनियम की जो सीढ़ियां उन लोग अपने साथ ढो रहे थे उससे कैसे पुल बनाना, क्योंकि कई बार ऐसी दुर्गम घाटियां हो जाती हैं कि गड्ढा है तो उस एल्यूमिनियम की सीढ़ी को आड़ा करके उससे पुल का काम करना। लट्ठों लट्ठों यानी लॉग्स, लकड़ी के लॉग्स जो होते हैं, और रस्सियों का उपयोग कैसे करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को कैसे बांधना, और हमारे आगे अग्रिम दल ने जो जो भी हमारे लिए कार्य किए हैं वे सारे तकनीकी अभियांत्रिकी मीन्स तकनीकी कार्यों की जानकारी डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें दी। ये जो डॉक्टर मीनू मेहता है ये उनके अभियान दल के साथ ही थी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का उन्होंने अभ्यास किया। अब तीसरा दिन था, उन्हें कहाँ जाना था, सामान ढोकर कैंप 1 तक पहुंचना था। रीता, गोम्बू और मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। दीज आर द नेम्स, रीता और गोम्बू। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर कर्नल खुल्लर को दे रहे थे। जब उन्होंने कर्नल खुल्लर को उनके कैंप 1 पर होने की खबर दी तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली हम 2 ही महिलाएं थी। कौन सी 2 महिलाएं? लेखिका और रीता, ये 2 ही महिलाएं थी। द नेक्स्ट पैराग्राफ। अंगदोर जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल कैंप पहुंच गए। ये अग्रिम दल के पर्वतारोही हैं जो मजबूत हैं और उन्होंने इनके लिए रास्ता तैयार किया। तो ये जो अग्रिम दल अभी कहाँ पहुंच गया? साउथ कोल कैंप यानी कैंप 4। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ने लेखिका अभी कैंप 1 में ही है, लेकिन अग्रिम दल कहाँ पहुंच गया? उन्होंने कैंप 2 भी बना दिया, कैंप 3 भी बना दिया और कैंप 4 भी बना दिया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब मैं अप्रैल में बेस कैंप में थी तब तेंजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। एवरीवन नो तेंजिंग शेरपा, एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोही। तो जब वे लेखिका से मिलने आए उन्होंने सबसे बातचीत की और लेखिका से भी की। तो लेखिका ने अपना परिचय इस प्रकार दिया कि मैं तो बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। इस पर तेंजिंग हंसे और उन्होंने लेखिका से यह कहा कि एवरेस्ट उनका भी पहला अभियान है, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने के पहले उन्होंने 7 बार प्रयास किया था। फिर उन्होंने लेखिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम तो पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले प्रयास में ही पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार बेस कैंप में तेंजिंग शेरपा ने आकर सभी पर्वतारोहियों का उत्साह बढ़ाया। फॉलोड अप टू हियर द नेक्स्ट पैराग्राफ। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए सुंदर नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। चिल्ड्रन, कैंप 1 का यहाँ पे उल्लेख है
अब सीधा किसका उल्लेख है तो कैंप 3 का, इन्हें उन्होंने इसके बीच कैंप 2 में उन्होंने कैंप 2 पार कर लिया। अब वे कहां पर है 15-16 मई 1984 को कैंप 3 में। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, लोपसांग, तशारिंग और बहुत सारे व्यक्ति उनके कैंप में थे। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। I'll send the next video. Okay, we have done up to there कि लेखिका कैंप 3 में थी। नायलॉन के बने सुंदर तंबुओं में वे रह रही थी। उनके साथ दूसरे शेरपा भी थे, जो शरीर से बहुत मजबूत थे और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा थे, जो दूसरे तंबू में भी रह रहे थे। एक रात की बात लेखिका ने यहाँ पर बताई है कि वे गहरी नींद में थी। रात 12:30 बजे लगभग उनके सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से उनकी नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है और मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। यानी यहाँ पर लेखिका के साथ एक दुर्घटना घटी कि रात में ही उनके ऊपर से कोई बर्फ की बहुत बड़ी भारी चट्टान उसने टकराई और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी। यानी लेखिका पूरी तरह बर्फ में दब चुकी थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह क्या हो गया? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटा और नीचे गिरा। उसका विशाल हिमपुंज बन गया। हिमपुंज यानी बर्फ का ढेर। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। यानी ऊपर से कोई बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें टूटी, बहुत सारे टुकड़े जमी हुई बर्फ ये एक साथ नीचे गिर रही थी। और लेखिका ने कहा कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जितनी तेज गति से चलती है उतनी तीव्र गति से वह बर्फ ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी और एक भीषण गर्जना के साथ, बहुत आवाज के साथ सीधी ढलान से वो नीचे आई। लेखिका के कैंप को उन्होंने तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी, लेकिन आश्चर्य यह था कि किसी की मृत्यु नहीं। आगे लेखिका ने लिखा है कि लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में वे सफल हो गए और तुरंत अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाया उनने और लेखिका ने कहा कि मेरे चारों तरफ जो कड़ा बर्फ जमा हुआ था उसकी उन्हें खुदाई करनी पड़ी, इतना कड़ा बर्फ था और मुझे उस बर्फ की कब्र से बाहर निकालने में वे सफल हो गए। यानी लेखिका के साथ जो लेखिका डर रही थी उनके साथ ही इतना बड़ा हादसा हो गया कि उन्हें बर्फ की कब्र में से निकालना पड़ा। राइट, सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। यानी कैंप 3 पर उनका तंबू था जहां पर उनकी दुर्घटना हुई और सुबह सभी को कहां पर ले आए वे कैंप 2 में आ। जिस शेरपा की टांग टूट गई थी उसे खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर वे कैंप 2 तक लाए थे। हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने कहा था कि इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का यह जबरदस्त साहसिक कार्य है। यानी उनके कर्नल ने उनकी तारीफ की थी कि इतनी ऊंचाई पर उन्होंने फटाफट स्ट्रेचर बनाया, उस पर जिस शेरपा की टांग टूट गई थी उसे लेटाकर वे कैंप 2 पर नीचे ले आए थे। सभी 9 पुरुषों को चोट लगी थी या फिर किसी की हड्डी भी टूट गई थी और जिसके कारण उन्हें बेस कैंप लौटना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर ने लेखिका की तरफ मुड़कर कहा कि क्या तुम भयभीत थी? लेखिका ने कहा जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? लेखिका ने कहा नहीं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के, लेखिका ने उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की शुरुआत की। लेखिका ने कर्नल से कहा कि वह आगे बढ़ना चाहती है, वो पीछे जाना नहीं चाहती। और फिर कैंप 2 से वह साउथ कोल कैंप पहुंच गई।
यानी कैंप 4 पहुंच गई। मैंने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई, क्योंकि कैंप 4 के आगे एवरेस्ट शिखर की यात्रा होती है। कैंप 4 यानी 7,900 मीटर, और उसके ऊपर उनकी एवरेस्ट पर चढ़ने की जो चढ़ाई होती है। और अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की उन्होंने तैयारी शुरू की। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा इज द नेम बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते हुए देखा। की, जय और मीनू ये उनके साथी थे, अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई उन्हीं के साथ करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। यानी यहाँ पर क्योंकि लेखिका दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, इसलिए उन्हें भारी सामान ढोने नहीं दिया। सारा सामान कौन ला रहे थे? की, जय और मीनू। और इसलिए लेखिका बहुत तेजी से कैंप 4 पर आ गई, लेकिन उनके जो बाकी के साथी थे वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे और ज्यादा बोझ लेकर चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को उसने जूस से भरा और दूसरे थर्मस को उसने चाय से भरा और नीचे जाने का फैसला किया, क्योंकि लेखिका कैंप 4 पर आ गई थी, लेकिन की, जय और मीनू अभी पीछे ही थे। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। कैंप 4 पर बहुत बर्फीली हवाएं चलने लगी थी। जो शेरपा लैंड में हमने कहा था कि बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ेगा, वो अब इसके ऊपर की चढ़ाई के बाद ही आएगा। तो जैसे ही मैंने कैंप से बाहर कदम रखा, उसकी मुलाकात मीनू से हुई। की, जय अभी और पीछे थे। कि मुझे जय जिनेवा स्पर की चोटी के नीचे मिला, ये सब उसने अपना वर्णन किया है कि जिनेवा स्पर के नीचे उसे जय मिला और उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय पी, लेकिन मुझे और आगे यानी नीचे जाने से उसने रोका कि और नीचे मत जाओ। मगर मुझे की से भी मिलना था जो नीचे था। थोड़ा सा और आगे जाने पर मैंने की को देखा, वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि ये सब उसके मित्र थे, सहयोगी थे। उन्हें बल्कि वे लेखिका की मदद कर रहे थे, इसलिए उसे सामान ढोने नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे लेखिका ऊपर से नीचे आ गई है उनके लिए, तो वह हैरान हो गया। हक्का बक्का होना मीन्स आश्चर्यचकित होना। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा कि मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से अब ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। हैव यू फॉलोड इट? कि वे लेखिका के ऊपर कुछ भी बोझ देना नहीं चाहते थे। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। अब साउथ कोल कैंप पर लेखिका भी पहुंच गई थी, वो भी नीचे आ गई। साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा भी इनसे मिलने नीचे उतर आए। हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। और अब सब मिलकर कहाँ लौट आए? साउथ कोल कैंप पर, यानी ऊपर चढ़ाए सब। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। आई टोल्ड यू कि बर्फ दो प्रकार की होती है, एक बुरबुरी और एक बहुत कड़ी। तो साउथ कोल पर जो बर्फ थी वो बहुत कड़ी थी और पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर के नाम से यह प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी। उन्होंने बर्फ पिघलाई, चाय बनाई और हल्का सा नाश्ता किया उन्होंने चॉकलेट का। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ रहे थे। फिर जैसे ही वो कैंप से बाहर निकली तो उन्हें अंगदौर जी मिले। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ चढ़ाई करे। इट वॉज गिवन इन द प्रीवियस पेज। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते, इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल वापस आ जाना चाहिए था और या तो उसे अपना प्रयास छोड़ ही देना था। चिल्ड्रन, जब लेखिका को अंगदौर जी ने कहा कि वह उनके साथ शिखर पर चले,
तो लेखिका ने यह सोचा कि वो तो बिना ऑक्सीजन के शिखर पर जाने वाला था। कई बार उसके हाथ पैर भी नीले पड़ जाते। नहीं, ये सब खतरनाक था, लेकिन फिर भी लेखिका ने उनके साथ चढ़ना स्वीकार किया। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी पर जाना और फिर उसी दिन वापस भी आना बहुत कठिन और श्रम साध्य यानी थकाने वाला है। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था और लेखिका अकेली क्या करती। फिर भी अंगदोरजी पर लेखिका को विश्वास था और साथ साथ अपनी आरोहण की क्षमता पर भी उन्हें विश्वास था और इसलिए वह आश्वस्त थी और दोनों ने चढ़ाई शुरू की। सुबह 6:20 पर अंगदोरजी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले। दिन ऊपर चढ़ आया, हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत ज्यादा थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित थी। आरोही उपस्कर यानी जो कॉस्ट्यूम वे पहनते हैं पर्वतारोही, उसे कहा गया है उपस्कर। मैं काफी सुरक्षित और गर्म थी, यानी गर्मी भी उनके साथ थी। वो जो उनका कॉस्ट्यूम होता है वो उन्हें गर्म रखता है। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और उन्होंने मुझसे भी साथ चलने को कहा। लेखिका भी उनके साथ चली, उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और कई जगह भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हुई। चिल्ड्रन, जब बर्फ बहुत कड़ा हो जाता है तो वो चमकता है। जब उस पर सूर्य सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो और ज्यादा, इन्हें आंखों को तकलीफ होती, इतना चमकता है वो बर्फ। और कई जगह तो ये बर्फ बहुत कठोर था, कई जगह भुरभुरा था। इन्हें एक एक कदम सोच समझ कर रखना। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि बर्फ बहुत कड़ा था। इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए थे। अब कैंप 4 यानी साउथ पोल कैंप के बाद 5वां कैंप था कैंप शिखर कैंप। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे पूछा क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। यानी जो दूसरे पर्वतारोही 4 घंटे में चढ़ते थे, लेखिका और अंगदोर जी 2 घंटे में ही पहुंच गए। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। यानी जो तीसरा पर्वतारोही था लाटू, जो उनकी मदद करने वाला था, वह भी उनके साथ शिखर कैंप पर आ गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए था और बीच में वह चल रहा था। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। यानी उस रस्सी को पकड़कर ही लेखिका वह दुर्गम चढ़ाई चढ़ रही थी। लाटू ने देखा कि लेखिका की जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर, रेगुलेटर पर जो ऑक्सीजन होनी चाहिए थी उससे बहुत कम पर वो चढ़ रही थी। प्रति मिनट 2.5 लीटर ऑक्सीजन लेकर चढ़ रही थी। उसने लेखिका के रेगुलेटर पर जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, लेखिका को महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी बहुत आसान लग रही थी। यानी सपाट चढ़ाई यानी बिल्कुल सीधी, जिसे हम कहते हैं कोन, कोन के ऊपर में जैसी सपाट चढ़ाई होती है वैसी चढ़ाई अब उन्हें शिखर पर मिल रही थी। और अब लेखिका को लगा कि वह भी बहुत सरल है क्योंकि उसके रेगुलेटर पर उसने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी थी, आपूर्ति यानी सप्लाई। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। जैसे कि नीचे से देखा था शेरपा लैंड से कि बर्फीला तूफान, अब उन्हें बर्फीला तूफान मिला कि हवा की गति इतनी बढ़ गई थी कि उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे।
जिसके कारण दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दृश्यता शून्य तक आ गई, यानी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अपने आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बर्फ के जो भुरभुरे कण थे वो 150 किलोमीटर की गति से जो हवा बह रही थी उसके कारण उड़ रहे थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई चढ़ाई उन्हें दिखाई नहीं दे रही, फिर ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, क्योंकि बर्फ के कारण उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि कितनी चढ़ाई और है। लेकिन जब एक क्षण में उन्होंने देखा कि अब तो चढ़ाई नहीं है बल्कि नीचे हजारों फीट गहरी खाई है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की शंकु, शंकु यानी मैंने बताया था कोन, एवरेस्ट शंकु यानी एवरेस्ट का जो कोन था, यू कैन सी दिस, ये जो कोनिकल शेप में था। तो एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह भी नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े रहे, यानी जो उसके शिखर पर इन लोग थे, और इतनी भी जगह नहीं थी कि सुरक्षित दो लोग खड़े हो सकते हैं। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी ढलान थी। उसको देखकर उनके सामने प्रश्न पहले सुरक्षा का था, जश्न मनाने का नहीं था। सबसे पहले हमने बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया। उन्होंने उस कोनिकल जो बर्फ की पहाड़ी थी उसको काटा और इतनी जगह, सपाट जगह बनाई, प्लेन जगह बनाई कि 3 लोग आसानी से खड़े हो सके। उसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। ठीक है। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इसे बर्फ में दबा दिया। इन्हें इससे पता लगता है कि लेखिका का ईश्वर में अटूट विश्वास था। आनंद के इस क्षण में मुझे मेरे माता पिता का भी ध्यान आया। यानी जब व्यक्ति बहुत विनम्र होता है तो जैसे ही वो सफलता हासिल करता है उसे अपने माता पिता का ध्यान आया, यानी माता पिता के प्रति भी वह, उनके मन में कितनी ज्यादा श्रद्धा थी इससे स्पष्ट होता है। फिर लेखिका उठी। मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी, क्योंकि अंगदौर जी के कारण ही वह एवरेस्ट पर चढ़ पाई थी, उनके साथ के कारण। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने भी उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कान में कहा कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने एवरेस्ट पर खड़े होकर ये सारी बात की। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे, इन्हें एक और पर्वतारोही पहुंचे। उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने हमारी सफलता से भी बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले, देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़कर आई हो। अब ये जो संसार होगा ये एकदम भिन्न होगा। यानी कर्नल ने भी उससे बात की कि मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई दूंगा और अब तुम जब वापस लौटोगी और अपने देश में जाओगी तो जो तुम पहले थी वो अब नहीं रहोगी। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा नाम रिकॉर्ड हो गया है कि एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला। इन्हें हर जगह उनका नाम कैसे लिया जाएगा? तो गर्व के साथ। तो चिल्ड्रन, दिस वाज द चैप्टर. नाउ आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स. Children, I explained each and every line. You have to go through it, each and every one. Again, I am telling you, बीच से क्वेश्चंस आएंगे. लास्ट में जो आएंगे वो जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन बीच से भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. ओके?